हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर जिसका नाम है टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर। तो चालू करते हैं वीडियो को। टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर एक टॉरॉयडल कोर वाले पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होते हैं। जब प्राइमरी से करंट प्रवाहित होता है तो यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट उत्पन्न करता है जिससे प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में पावर का ट्रांसफार्मर होता है। नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वैसे पदार्थ जिनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि उन्हें चुंबक नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि कागज़, लकड़ी, शीशा, लेड इत्यादि। कुछ धातुएं भी हैं जिनमें नॉन फेरोमैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं, जिन्हें चुंबकत्व के गुण नहीं पाए जाते, चाहे उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखें या फिर विद्युत धारा प्रवाहित कर चुंबक बनाने की कोशिश करें, जैसे कि एल्युमिनियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, टाइटेनियम, लेड इत्यादि। नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिस्ट में एक एक्सेप्शनल यानी कि अपवाद है कॉपर, जिसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट का सप्लाई हम रोक देते हैं उसमें बना हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉपर नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के बावजूद भी कुछ परिस्थितियों में मैग्नेटिक मटेरियल के जैसा व्यवहार करता है। कॉपर के इसी गुण के कारण आज हम सीलिंग फैन, मेटल हैंडलिंग क्रेन, ट्रांसफार्मर, मोटर का स्टेटर, रोटर, डीसी वाल्व इत्यादि बना पाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में कई प्रकार के सिग्नल, फिल्टर इत्यादि भी कॉपर कॉइल से ही बनाए जाते हैं। अब हम टॉरॉयडल कोर ट्रांसफार्मर का निर्माण देखेंगे। जैसा कि आप इस स्ट्रिप में देख रहे हैं, यहाँ एक सिलिकॉन स्टील का एक कॉइल है। इस कॉइल को हम इंसुलेटिंग और हीट रेजिस्टिव मटेरियल में लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट करने के बाद गोल गोल लपेट कर एक कोर बनाएंगे। फिर इस कोर को अगेन हम इंसुलेटिंग मटेरियल में डुबाते हैं। डुबाने के बाद इसके ऊपर कॉपर का वाइंडिंग करते हैं। यह कॉपर का वाइंडिंग का टर्न रेशियो हम कैलकुलेशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि हमारा इनपुट में कितना वोल्टेज रहेगा, आउटपुट में कितना वोल्टेज रहेगा, उसके हिसाब से टर्न रेशियो डिसाइड किया जाता है। अब हम टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर का विशेषताएं देखेंगे कि ईआई कोर की तुलना में इसमें क्या स्पेशल है। चूँकि टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर का कोर सिंगल स्ट्रिप से बना होता है तो इसका हिस्टैरिसीस लॉस बहुत कम होता है, जिसके वजह से इसमें ईआई ट्रांसफार्मर की तुलना में हीटिंग का इशू बहुत कम देखने को मिलता है। कोर पर वाइंडिंग का पकड़ बहुत अच्छे से और कोई भी कोर खाली नहीं रहता है, जिस वजह से इसमें नॉइज बहुत कम होता है। टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर का कोर 100% भरा हुआ होता है, जिससे कि लीकेज मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। इसलिए इस ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी ईआई ट्रांसफार्मर की तुलना में बढ़ जाती है। यह लगभग 98 से 100% इफ़िशियंट होता है। इसका आकार छोटा होने की वजह से कॉपर और सिलिकॉन स्टील का कंजप्शन भी बहुत कम होता है। कोर में किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बाहर में जनरेट नहीं होता है। वाइंडिंग में जनरेट होना मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के द्वारा 100% इफ़िशियंटली
एब्जॉर्ब कर ली जाती है। पावर ऑन करके अगर इस ट्रांसफार्मर को छोड़ दिया जाए तो स्टैंड बाई पावर कंजप्शन बहुत कम होता है। क्यों होता है? इसका कारण है कि इसमें जो वाइंडिंग के लिए कोई भी जगह खाली नहीं बनता है और इसका लॉसेस भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसका वाइंडिंग कोर को 100% एफिशिएंटली कवर करती है, जिससे कि हिस्टैरिसीस लॉस और नॉइज लगभग 100% रिड्यूस हो जाती है। इसका साइज फ्लैट और कम बल्कि होता है, जिससे कि यह एसएमडी के रूप में भी पीसीबी में यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर की तुलना में कम जगह खाता है। टॉरॉयडल कोर का निर्माण हाई सिलिकॉन स्टील से किया जाता है, जिससे कि इसका इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का प्राइस ज़्यादा है और हमें फाइन कॉपर केबल भी वाइंडिंग के लिए यूज करना पड़ता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर या ईआई ट्रांसफार्मर की तुलना में थोड़ा कॉस्टली हो जाते हैं। इनरश करंट इसमें हाई होता है। यह इनरश करंट वाइंडिंग का इंसुलेशन और वाइंडिंग को डैमेज करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए जब भी हम टॉरॉयडल को ट्रांसफार्मर ऑन करते हैं तो हमें हाई हमिंग का साउंड सुनाई देता है। वह इसी की वजह से होता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए हमें स्मूथ स्टार्टर यानी कि सॉफ्ट स्टार्टर वगैरह का यूज करना चाहिए। इस तरह के ट्रांसफार्मर ज़्यादातर ऑडियो एम्प्लीफिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी में यूज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, आसपास के कंपोनेंट को भी डिस्टर्ब करते हैं। इनका माउंटिंग दो मेटेलिक स्क्रू से होता है। इस स्क्रू को कोर के बाहर साइड में ही टाइट करना चाहिए। अगर यह अंदर में टाइट हो जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा और हीटिंग का इशू भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टॉरॉयडल कोर का जो स्क्रू है, माउंटिंग स्क्रू है, वह बाहर साइड में रखने का है। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग करने के लिए हमें प्रोफेशनल वाइंडिंग मशीन का ज़रूरत पड़ता है। यदि हम हाथ से करेंगे तो यह लूज हो जाता है और फिटिंग भी बढ़िया नहीं होता, जिससे कि इसका परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। जैसे ही हम ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करते हैं या फिर पुश करते हैं या स्टैंड बाय रखते हैं तो ट्रांसफार्मर में हमिंग का साउंड बढ़ जाता है। हैवी ट्रांसफार्मर बनाने में कोर सैचुरेट हो जाने जैसी घटनाएं देखी जा सकती है। तो इसका इस्तेमाल हम कुछ केवी यानी कि 1 या 2 केवी तक के ट्रांसफार्मर ही बना सकते हैं। हैवी ट्रांसफार्मर नहीं बना पाते। अब हम टॉरॉयडल कोर ट्रांसफार्मर के कैपेसिटी मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अपने डिजायर लोड के हिसाब से कौन सा ट्रांसफार्मर सूटेबल रहेगा और इसका हम केवीए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपने एप्लीकेशन और लोड के हिसाब से टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करने में मुख्य बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कोर का आकार किस साइज का रहेगा, उसका टर्न रेशियो कितना रहेगा, वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी इनपुट साइड में और वही आउटपुट साइड में क्या होने चाहिए। हालांकि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेज नहीं लाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को भी अपने कैलकुलेशन में शामिल करेंगे।
तो इस प्रक्रिया में आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर ईच एंड एवरी स्टेप्स को बताया गया है, जिसकी सहायता से आप अपने एप्लीकेशन और लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन कर पाएंगे और उसका लोड कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। यह प्राइमरी साइड में दिया जाने वाला वोल्टेज होता है। जो वोल्टेज हमारे सप्लाई में होता है वही इनपुट वोल्टेज माना जाता है। इनपुट वोल्टेज 440, 220, 110 वोल्ट और कुछ केवीए में हो सकता है, बट टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर छोटे आकार के बनाए जाते हैं तो जनरली 230 वोल्ट ही इनपुट वोल्टेज होता है। बट अगर हम चाहें तो उसे बड़े ट्रांसफार्मर डिजाइन करते समय हाई केवीए वोल्टेज भी हम दे सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जो हमें सेकेंडरी साइड में चाहिए रहता है। यह इनपुट में मिलने वाले वोल्टेज से थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमारा कुछ न कुछ कोर लॉस तो होता ही है। अगर हमें कुछ वेरिएबल आउटपुट चाहिए है तो उसके अनुसार हमें टेपिंग निकालना होता है। इनपुट करंट हमारे इनपुट सप्लाई का करंट होता है। हमारे सप्लाई में यानी कि इनपुट साइड में जो करंट फ्लो होता है वही हमारा इनपुट करंट होता है। सप्लाई में मिलने वाला फ्रीक्वेंसी ही ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी होता है। जनरली इंडिया का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और अमेरिकन कंट्री का 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। बी मैक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर है। आइए अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर बनाते समय प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड का टर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ। यह फार्मूला प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड का टर्न रेशियो निकालने में हेल्पफुल फार्मूला है। जनरली सिलिकॉन स्टील का फ्लक्स डेंसिटी जो होता है 0.2 से 0.5 टेस्ला होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड का फाइंड आउट करेंगे। इससे हमारा प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स निकल जाएगा। यानी कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में हमने वाइंडिंग को कितना लपेटना है और सेकेंडरी साइड में हमें वाइंडिंग को कितना लपेटना है, इस फार्मूले से निकल जाएगा। हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर डिजाइन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ प्रीवियस डाटा के आधार पर हम नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि प्राइमरी साइड में जो टर्न्स की संख्या रहेगी वह कितनी रहेगी और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि लपेटों की संख्या कितनी रहेगी वह डिसाइड करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हमें डिसाइड कर लिया है कि हमारा आउटपुट में वोल्टेज कितना रहने वाला है और कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और उस मटेरियल में फ्लक्स की डेंसिटी कितनी रहती है, ये हमारा प्रीवियसली फाउंड आउट है। जनरली 0.2 से 0.5 टेस्ला सिलिकॉन स्टील का रहता है। हमारे इनपुट में जनरली 240 वोल्ट है और हमने जो ट्रांसफार्मर डिजाइन कर रहा है उसमें हमें आउटपुट साइड में यानी कि सेकेंडरी साइड में 12 वोल्ट चाहिए। हमारे पास जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज पे है, यानी कि जो हम वाइंडिंग डिजाइन करेंगे वो 60 हर्ट्ज के अनुसार डिजाइन करेंगे और कोर का फ्लक्स डेंसिटी 0.3 टेस्ला है। क्रॉस सेक्शनल एरिया
0.005 मीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग मीटर है। इतना डाटा हमें पहले से पता है। अब हम देखेंगे कि हमारा प्राइमरी साइड में कितना टर्न्स रहेगा और सेकेंडरी साइड में कितना टर्न्स रहेगा। तो इससे पहले मैंने आपसे टर्न रेशियो और प्राइमरी साइड का टर्न और सेकेंडरी साइड का टर्न निकालने के लिए फार्मूला बताया था और यहाँ डिराइव भी करेंगे। तो चलिए सब डाटा को हम अपने फार्मूला में रखते हैं और देखते हैं हमें प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में कितना टर्न प्राप्त होता है, और फिर उसे हम क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे कि जो फार्मूले में रखने के बाद टर्न जो प्राप्त हुआ। प्राइमरी साइड का टर्न रेशियो फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा है N1 = V1 अपन 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया इन वर्ग मीटर स्क्वायर। तो हमारा V1 है 240 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 60 वोल्ट, फ्लक्स डेंसिटी 0.3 टेस्ला और एरिया है हमारा 0.004 मीटर स्क्वायर। तो इतने में इस फार्मूले में हम डाटा को फिट कर देंगे और देखते हैं हमें कितना आउटपुट में मिलता है। हमने यहाँ पे सभी डाटा को रख दिया है। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज लिया है, फ्लक्स डेंसिटी 0.3 टेस्ला और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर 0.005 मीटर स्क्वायर रखने के बाद जैसे ही हम इंटर करते हैं हमारा प्राइमरी साइड का टर्न 600 टर्न यानी कि 600 टर्न प्राप्त होता है। यानी कि जो हम प्राइमरी साइड में जो लपेटेंगे वो हम 600 टर्न लपेटेंगे। इसी तरह सेकेंडरी साइड में लपेटे जाने वाला टर्न का भी हम संख्या निकालेंगे। फार्मूला बस यही रहेगा, यहाँ पे V1 की जगह में आपको V2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने फार्मूला रख रखा है N2 = V2 अपन 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर, यानी कोर का हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमारा सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज हमको जो चाहिए था 12 वोल्ट था, यानी कि हमने जो ट्रांसफार्मर डिजाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं वह 12 वोल्ट आउटपुट के हिसाब से बना रहे हैं। 12 वोल्ट आउटपुट देने के लिए हमको कितना टर्न्स लपेटना पड़ेगा, N2 टर्न्स लपेटना पड़ेगा। तो हमने V2 का वैल्यू रख दिया, Vmax एरिया और फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो वैल्यू रखने के बाद हमें 30 टर्न्स प्राप्त हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी साइड में जो 30 टर्न प्राप्त हुआ है वह सही है या नहीं। तो इसके लिए भी एक फार्मूला आता है ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो। अब टर्न रेशियो के फार्मूले में हम रख करके इसको देखते हैं कि जो रेशियो 600 और 30 जो प्राप्त हुआ है वो सही है या नहीं। टर्न रेशियो का फार्मूला है N1/N2। N1 हमारा प्राइमरी साइड का टर्न्स है, N2 हमारा सेकेंडरी साइड का टर्न है। N1 का जो निकला था 600 और N2 जो निकला था 30 टर्न्स निकला था। अब हम इसे फिट कर देंगे। फिट करने के बाद देखते हैं कितना आता है। हमारा टर्न रेशियो जो निकल कर आया 20, यानी कि 600 में और 30 जो टर्न रेशियो है आपका 20 का रेशियो बन रहा है, जो कि हमने अभी जो डिराइव किया है N1 और N2 वह बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि 240 वोल्ट पे हम 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर कैसे बना सकते हैं।
प्राइमरी साइड में हम कितना टर्न्स रखेंगे और सेकेंडरी साइड में कितना टर्न्स रखेंगे कि 240 वोल्ट में हमें 12 वोल्ट आउटपुट साइड में प्राप्त होगा। धन्यवाद। अगर आप फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज करेंगे, 60 हर्ट्ज के जगह 50 हर्ट्ज रखेंगे, जो कि जनरली इंडिया में 50 हर्ट्ज ही होता है, तो यहाँ पर केवल आप फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज कर देंगे। इस तरीके से भी आपका प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न निकल जाएगा और फिर देखेंगे कि सही है या नहीं है, तो टर्न रेशियो में रख लीजिएगा और जो भी रेशियो प्राप्त होगा वो इसी के रिगार्डिंग आपको प्राप्त होगा। अगर वो सही है तो परफेक्ट मेरे हिसाब से वो आ ही जाता है।